हेलो बच्चों, मैं अश्वनी भारद्वाज आपके साथ 10th क्लास का मैथमेटिक्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ। तो वैसे ये चैप्टर बेटा आपने 9th क्लास से भी पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा, जिसमें आपने बेसिक्स के बारे में पढ़ा है। और इसके बाद हमारा 10th क्लास में है, फिर 11th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बेटा मैं बता दूं, ये हमारा 3rd लेक्चर है। इससे पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो डिस्टेंस फार्मूला है उस पर बेस्ड आपको बातें बताई थी कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। फिर डिस्टेंस फार्मूले का डेरिवेशन मैंने आपको बताया और फिर उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस असाइनमेंट्स डिस्कस किया। आज हम आपको इसका सेकंड टॉपिक करा रहे हैं, जो कि है सेक्शन फार्मूला। तो इसको बेटा पहले हम समझते हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या है, फिर हम इसका डेरिवेशन समझेंगे और फिर हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बेटा पहले हम समझें कि हमारा सेक्शन फार्मूला क्या होता है। जैसे देखिए, आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। इसमें ये एक ए बी हमारी एक फिगर है, एक लाइन सेगमेंट है। ये इस लाइन सेगमेंट के में ए बी को कोई पॉइंट पी, ये जो पी पॉइंट है, ये दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है ना। एक सेक्शन हो गया ए पी और एक सेक्शन हो गया पी बी। इसीलिए इस फॉर्मूले को हम सेक्शन फार्मूला कहते हैं। पहले तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। दूसरा कि अब इस फॉर्मूले में हम करेंगे क्या। ये फॉर्मूला कहता है कि अगर हमें इस पॉइंट, इस लाइन के एंड पॉइंट्स पता चल जाएं, है ना। जैसे कि हमें यहाँ पर ए और बी एंड पॉइंट्स हैं, अगर उनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल जाएं, जैसे ए के x1 y1 है और बी के x2 y2 हैं, और हमारा P से A का और B का जो डिस्टेंस है AP और PB, उसका रेशो पता चल जाए। वैसे डिस्टेंस पता चल जाए तो डिस्टेंस से भी हम रेशो निकालेंगे, लेकिन हमारा या तो डिस्टेंस पता चल जाए या रेशो पता चल जाए तो हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या बात बताई मैंने आपको। A और B के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना, जबकि हमको P का A से और B से डिस्टेंस का रेशो दे रखा है हमें, है ना। यहाँ पर इस फिगर में आप देखें तो जो हमारे पास रेशो है बेटा, वो हमारा M1 और M2 है। ये हमने इसमें फिगर में दिखा रखा है कि AP इज़ M1, है ना, PB M2। वास्तव में ये M1 और M2 नहीं है, इनका रेशो M1 M2 है। मान लिया कि हम कहें कि ये डिस्टेंस हमारा 3 है और ये डिस्टेंस है 9, तो डिस्टेंस ये तो 3 और 9 हुआ, लेकिन जब हम रेशो निकालेंगे तो 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9, तो रेशो लिखेंगे हम 1:3। तो M1 अपॉन M2 रेशो है। अगर हम M1 और M2 डिस्टेंस भी लें तो हमारा M1 अपॉन M2 की भी ज़रूरत नहीं है सेपरेटली, हमारा M1 अपॉन M2 से भी काम चल जाएगा। तो इसी को हम फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे आज बेटा कि किस तरीके से हम इस P के कोऑर्डिनेट निकालें। एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे आप यहाँ इस थ्योरी में इस बात को देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है बेटा कि P जो है वो ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना। यहाँ पर फिगर में भी आपने देखा कि P ए बी के ऊपर है। इंटरनली और एक्सटर्नली दो होते हैं। जैसे देखिए, मान लिया लाइन है ए, है ना, ए बी एक लाइन है, तो ये जो P पॉइंट अगर ए बी के कहीं अंदर है तो ये इंटरनल है। तो P क्या है, ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। और अगर इसी लाइन को मैं प्रोड्यूस कर दूं आगे और यहाँ पर कोई पॉइंट Q हो जाए तो Q ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना। तो इंटरनली और एक्सटर्नली, इंटरनली मतलब वो विद इन ए बी है, ए बी के कहीं अंदर है, और एक्सटर्नली मतलब ए बी के एक्सटर्नली है, बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर 10th क्लास में आपके कोर्स में इंटरनल वाला फार्मूला है, 11th क्लास में ये दोनों फार्मूले हैं, इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। यहाँ पर हम केवल इंटरनल वाला फार्मूला पढ़ेंगे। तो देखिए, कुछ बातें इसमें हम पहले फिगर के बारे में समझ लेते हैं। तो फिगर में देखिए बेटा, आपको ये हमारा यहाँ पर थ्योरी भी लिखी हुई है, आप बहुत आराम से ये जो थ्योरी है बेटा, ये हमारी थ्योरी NCERT की थ्योरी है। बस आपको ठीक से समझने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर ली हैं। तो देखो, हमने सबसे पहले यहाँ लिखा है कि A के कोऑर्डिनेट हमें पता है, B के कोऑर्डिनेट पता है। A के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, यहाँ पर शो हो रखे हैं।
बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं। उसके बाद ए बी डिवाइड करता है, तो ये देखिए पी ए अपॉन पी बी, पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी के डिस्टेंस का जो रेशो है वो m1 अपॉन m2 हो गया। फिर हमने क्या करा, हमने ये कुछ लाइंस ड्रॉ करी हैं यहाँ पर, जैसे ये हमने ए आर ड्रॉ करी। ये ए आर इसलिए ड्रॉ करी बेटा कि हमें पता चल जाए कि ओ का आर से डिस्टेंस क्या है, ये x1 हो गया, इतना डिस्टेंस x1 हो गया। फिर जो ये वाला डिस्टेंस है ओ एस, यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हमारा क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x है तो ये x हो गया। और फिर ओ टी का डिस्टेंस हो गया, ये यहाँ से पता चल जाएगा b से, ये x2 हो गया। तो ये तीनों डिस्टेंसेस हमें पता होने चाहिए कि ओ आर हमारा x1 है, आर एस हमारा, ओ एस हमारा x है और ओ टी हमारा x2 है। तो जब हम आर एस निकालेंगे तो आर एस और ए क्यू इक्वल होंगे, तो आर एस और ए क्यू क्या हो जाएंगे बेटा, x माइनस x1, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस x1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक q तक का डिस्टेंस x1 है, x है, और 1 तक का डिस्टेंस x है। इसी तरह से बेटा ये जो PC डिस्टेंस है हमारा, PC डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, ST के। और ST डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, हम OT में से, OT कितना है x2, OT में से हम OS माइनस करेंगे और OS है हमारा S, तो ये हमारा ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x। ये दो डिस्टेंस पहले आपको क्लियर होने चाहिए। मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि ये जो है हमारा बेटा, ये जो डिस्टेंस है AQ, ये डिस्टेंस हो गया हमारा, ये Q वाला जो है ये तो इस P से पता चल जाएगा हमारा, तो ये तो x है, यहाँ से ओरिजिन से मेजरमेंट होता है। और जो हमारा ये A डिस्टेंस है ये हमारा यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो AQ हो गया हमारा, ये वाला डिस्टेंस AQ हो गया x माइनस x1। और क्योंकि O से C तक का डिस्टेंस हमारा यहाँ से पता चल जाएगा, इस कोऑर्डिनेट से x2 है, तो PC हो जाएगा हमारा x2 माइनस x। ये दो डिस्टेंस हमारे काम आ जाएंगे। ठीक इसी तरह से बिल्कुल बेटा हमारा ये जो हमारे y एक्सिस पर डिस्टेंसेस हैं, जैसे ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y2 है और ये डिस्टेंस हमारा y है, तो ये जो डिस्टेंस है हमारा ये हो गया y2 माइनस y, है ना। और इसी तरह से जो ये PQ डिस्टेंस है, ये यहाँ से S से P तक का जो डिस्टेंस है ये y है, और ये जो Q तक का डिस्टेंस है ये हमारा y1 है, तो ये हो जाएगा y माइनस y1। ये ऊपर वाला था हमारा y2 माइनस y। ये सब कुछ थ्योरी हमने यहाँ पर आपको समझा रखी है ना। अब ये कह रहे हैं कि ये वाले जो दो ट्राइंगल हैं बेटा, एक तो ये वाला ट्राइंगल, मतलब हम इसको कह सकते हैं ट्राइंगल, एक ये वाला, एक ट्राइंगल हो गया APQ और एक ट्राइंगल हो गया हमारा PBC सॉरी। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। ट्राइंगल सिमिलर क्यों हैं, क्योंकि देखिए बेटा ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। पैरेलल होने के कारण हमारे ये जो दोनों एंगल हैं, ये वाले एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। एक एक एंगल 90 डिग्री है ये वाला, तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि ये दो एंगल इक्वल होने से हमारे ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। अब सिमिलर ट्राइंगल हो गए तो सिमिलैरिटी से देखिए हमने इसके साइड्स का रेशो इक्वल लिख दिया है, और उसके बाद हमने इन डिस्टेंसेस की वैल्यू रख दी है, जो मैं अभी आपको बता रहा था बेटा। देखो ये AQ का हमने जो फाइंड आउट कर लिया है ना। अब फिगर का रोल ख़त्म हो जाता है। फिगर का रोल एक तो इस सिमिलैरिटी को लिखने के लिए है और एक इन डिस्टेंसेस को लिखने के लिए है ना बेटा। ये चारों डिस्टेंस हमने जैसे अभी आपको समझाया था कि हमने, जैसे देखिए एक बार आप फिर समझ लीजिए, जैसे AQ है, ये AQ किसके इक्वल है, RS के। और RS कैसे निकालेंगे, OS माइनस OR। और OS कितना बेटा, S के ऊपर आप यहाँ से ऐसे यूँ जाके देखेंगे तो OS यहाँ से पता चल जाएगा कि P के X कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, मतलब OS की वैल्यू हो जाएगी ये X हो जाएगा। और R का फिर हम R को ऊपर देखेंगे तो A के कोऑर्डिनेट से पता चल जाएगा X1। तो ये जो हमारा RS है ये हो गया X माइनस X1, ये हमारे यहाँ लिखा हुआ है बेटा। और इसी तरह से बिल्कुल PC हो जाएगा हमारा X2 माइनस X। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं, आपको क्लियर हो गए होंगे।
अब इनकी वैल्यू हमने यहाँ इनकी वैल्यूज़ को बेटा हमने इस फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया है ना। इन सब की वैल्यू ये जो हमारा AQ है, जो हमारा PC है, जो हमारा PQ है और BC है, यहाँ पर हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखें आगे क्या कैसे हमारा ये देखिए बेटा ये है ना। अब ये भी ध्यान रखिए कि ये हमारा जो ये एक चीज़ हमें और लिखना चाहिए था कि हम जानते हैं कि जो हमारा ये PA अपॉन PB है ना। ये PA है बेटा, ये PB है, तो PA अपॉन PB कितना है? PA इस फिगर में एक बार फिर से देख लें बेटा, जो हमारा PA अपॉन PB जो है ये यहाँ पर भी ये इसके इक्वल है M1 अपॉन M2 के इक्वल है ना। इसी को हमने आगे दिखा रखा है। ये देखिए ये हमारा, इसे जूम करके आप समझ सकते हैं ये हमारा। अब इसको हम यहाँ पर पहले इनको लेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो जब आप इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये M1 x2 पहले हम इसकी इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस M1 x और इज इक्वल टू बेटा फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे M2x माइनस M2 x1। अब ये जो x वाली टर्म है ये इनको हम कलेक्ट कर लेंगे, तो एक तरफ ले आएंगे तो ये कॉमन आ जाएगा और ये इसको हम इसके साथ अरेंज कर लेंगे। तो आप देखें ये हो जाएगा हमारा M1 x2 प्लस M2 x1 इज इक्वल टू, इसमें से बेटा इसको एक साथ ले लेंगे और x को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा M1 प्लस M2 और फिर ये M1 प्लस M2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। इसको कैलकुलेशन को आप करके देख सकते हैं एक बार, तो आपको ये रिज़ल्ट हमारा यहाँ से ये ऑब्टेन हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। और सिमिलरली आप यहाँ से अपना ये हमने यहाँ गलत लिख दिया, ये y आएगा, ये y की वैल्यू आ जाएगी, है ना बेटा। तो ये सेक्शन फार्मूला हमारा आ गया। अच्छा, इसको लर्न करने का मैं एक तरीका बताता हूँ बेटा आपको याद रखने का। यहाँ थोड़ी स्पेस है, मैं यहाँ आपको इसको समझा देता हूँ कैसे। देखिए है ना, जैसे ये हमारी एक लाइन है A, इससे आपकी गलती ना हो, है ना। ये पॉइंट हमारा P हो गया बेटा, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, इसके A के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गए और B के कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2। अब देखिए जब हम इसका x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो पहली बात तो ध्यान रखेंगे x कोऑर्डिनेट में हम A का भी x कोऑर्डिनेट लेंगे जो x1 है और B का भी हम x कोऑर्डिनेट लेंगे जो x2 है। लेकिन हम इधर वाले की तो करेंगे मल्टीप्लाई लेफ़्ट वाले की तो करेंगे राइट वाले से, मतलब लेफ़्ट वाला तो M1 है और राइट वाला जो B का कोऑर्डिनेट है वो हमारा है x2। तो हम यहाँ पर M1 की मल्टीप्लाई x2 से करेंगे और M2 की करेंगे x1 से, इसलिए क्या फार्मूला बनेगा M1 x2 प्लस M2 x1 और अपॉन इन दोनों को नीचे ऐड कर देंगे M1 प्लस M2। तो देखिए कितना आसानी से याद रहेगा। बस ये याद रखेंगे आप कि x कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो हम x कोऑर्डिनेट ही लेंगे, A का भी और B का भी। एक बात, दूसरी बात हम क्रॉस लेंगे, मतलब M1 वाले की x2 से करेंगे और M2 वाले की x1 से करेंगे। इसी तरह से जब y कोऑर्डिनेट लेंगे, y किसका, P का y कोऑर्डिनेट, तो हम फिर ये याद रखेंगे कि हम A और B दोनों के y कोऑर्डिनेट लेंगे तो M1 की मल्टीप्लाई करेंगे B के कोऑर्डिनेट से y2 से और M2 की मल्टीप्लाई करेंगे A के कोऑर्डिनेट से y1 से और अपॉन लेंगे M1 प्लस M2। इस तरीके से हम लेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने का तरीका है, यही लिखे में मैंने आपको बताया था, ये एक्चुअली यहाँ पर y है। तो ये हमारा हो गया बेटा, है ना। उसके बाद इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस ये हैं बेटा कि मान लिया हमारा ये रेशो जो है, जो हमने अभी M1 और M2 लिया है, ये रेशो मान लिया K:1 हो जाए।
तो इसको फिर से समझें ज़रा, देखिए जैसे ये लाइन है हमारी ए बी, है ना, ये हमारा पॉइंट आ गया बीच में P, और ये रेशो क्या आ गया K:1। एक्चुअली ये रेशो K:1 नहीं होता, जो M1/M2 है ना बेटा, उसको हम K मान लेते हैं। तो देखो डिनोमिनेटर को तो हम मानेंगे ही, इसलिए हम इस रेशो को K:1 लिखने लगते हैं। लेकिन वास्तव में बेटा M1/M2 की वैल्यू को हमने K मान लिया। ऐसा क्यों करते हैं? तो पहले इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं हम। तो देखो हमने इसके कोऑर्डिनेट, A के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और B के कोऑर्डिनेट है हमारे x2 y2। तो हमने क्या बताया था, K वाला इधर वाले से मल्टीप्लाई जाएगा Kx2 और 1 वाला x1 से हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा Kx2 प्लस 1 इंटू x1, 1 इंटू x1 अपॉन K+1। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, है ना। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये x कोऑर्डिनेट होगा, ये y कोऑर्डिनेट होगा। कब हो गया ये? जबकि रेशो हमारा K:1 है। तो ये क्योंकि यहाँ x1 y1 है और इधर x2 y2 हैं, तो आप सेक्शन फॉर्मूले से इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को समझ सकते हैं। अब ऐसा करा क्यों, K:1 लेने की ज़रूरत क्या पड़ी? एक्चुअली जब वो क्वेश्चंस में रेशो पूछेगा तो रेशो में क्या है कि M1 और M2 की अगर हम सेपरेट वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास दो अननोन क्वांटिटी हो जाती हैं, जबकि हमें रेशो निकालना है M1 और M2 की वैल्यू नहीं निकालनी। तो हमको M1 और M1 अपॉन M2 की निकालनी है, ना कि M1 और M2 की सेपरेट। तो हम M1 अपॉन M2 को एक वेरिएबल K की तरह ट्रीट कर लेते हैं। क्या बताया मैंने? जब हमें रेशो निकालना पड़ता है बेटा, तो हम M1 और M2 को दो सेपरेट वेरिएबल ना मान के M1 अपॉन M2 को एक वेरिएबल K की तरह ट्रीट कर लेते हैं, और जो रेशो हमारा M1 अपॉन M2 था वो K:1 बन जाता है। तो हम K:1 कब मानेंगे? जब हमको रेशो फाइंड आउट करना हो। ऑब्वियसली जब हमें रेशो फाइंड आउट करना पड़ेगा तो वो P का कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेट तो हमें देगा ही, X कोऑर्डिनेट या Y कोऑर्डिनेट। तो एक कोऑर्डिनेट से भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमें एक ही इक्वेशन चाहिए, क्योंकि एक ही अननोन है हमारा, वो K है। तो जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा तो ये पॉइंट को आपको डिटेल में समझाएंगे, है ना। तो अब देखिए ज़रा हम एक और इसका इम्पॉर्टेंट पढ़ें, ये है मिड पॉइंट फार्मूला, है ना। को हम सेक्शन फार्मूले का स्पेशल केस की तरह भी कह सकते हैं कि मान लिया ये A है, ये B है, और ये जो P पॉइंट है ये बिल्कुल बीच में है। तो जो M1 और M2 रेशो था, मैं इसको थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ जिससे कि हमको स्पेस मिल जाए बेटा थोड़ा सा लिखने का। ये देखो, तो ये मैं बता रहा था आपको कि ये A है बेटा, ये A, ये B, और ये बिल्कुल बीच में हमारा P पॉइंट आ गया। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हैं, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, और इसके xy हैं। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है हमारा, तो ये AP और PB ये 1:1 हो गया कि नहीं हो गया? रेशो तो 1:1 आएगा, क्योंकि इक्वल हो तो चाहे AP और PB 2:2 हों या 3:3 हों, 4:4 हों, जब डिवाइड करेंगे तो रेशो क्या आ जाएगा? 1:1। तो इन फॉर्मूलों में देखें बेटा आप ध्यान से कि यहाँ पर जो वैल्यू हमने लिखी है वो M1 और M2 दोनों की जगह 1:1 लिख दिया है। तो देखो कितना सिंपल हमारा फॉर्मूले आ गए हैं कि ये x कोऑर्डिनेट क्या आ जाता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट आ जाता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला है। तो हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? हमने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी। पहला कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, कैसे सेक्शन फार्मूला हमारा कहाँ से हमने किस तरह से डेराइव किया है। तो आप देख रहे होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक डेफिनेशन से हमने सेक्शन फार्मूले को डिराइव किया है। तो फार्मूला हमारा क्या था? M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, जहाँ x1 y1 और x2 y2 हमारी लाइन के एंड पॉइंट्स हैं, और M1 अपॉन M2 हमारा रेशो है। तो ये डेरिवेशन पढ़ा। सेकंड केस में हमने इम्पॉर्टेंट बात ये पढ़ी कि अगर हमको रेशो निकालना है तो हम रेशो को K:1 लेकर करेंगे बेटा। और तीसरा हमने मिड पॉइंट पढ़ा कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट फार्मूले का मतलब है जबकि जो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है वो एग्जैक्टली बीच में हो। तो ये सारी चीज़ें बेटा हमने आपको बताई हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत ही ईजी है। आप मैथमेटिक्स को बहुत आसान समझिए और खूब आनंद से इसको करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके असाइनमेंट के बारे में बताएंगे।
सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।